everyone, welcome back to my channel and welcome back to this mega series that I have initiated for you guys. तो हम लोग इसमें जनरल अवेयरनेस का पूरा क्रैश कोर्स कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दैट हैव बीन आस्क्ड इन एसएससी. ओके, तो एज़ पर शेड्यूल आज है डे 2 और आज हम करने वाले हैं फिज़िक्स के 25 क्वेश्चंस. लास्ट में मतलब फर्स्ट डे था हम लोग का डे 1 जिसमें हम लोग ने हिस्ट्री के 30 क्वेश्चंस किए थे, 10 ईच फ्रॉम एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न. सो आज है फिज़िक्स का टर्न. तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. तो हियर इज क्वेश्चन नंबर 1. व्हाट इज़ द मिनिमम एस्केप वेलोसिटी ऑफ रॉकेट टू बी लॉन्च्ड इनटू स्पेस. सबसे पहले तो देखिए आपको एस्केप वेलोसिटी का मतलब पता होना चाहिए. देखिए अर्थ के अंदर हमेशा ग्रेविटी होती है, राइट. कोई भी चीज़ आप ऊपर फेंकते हैं तो वो चीज़ नीचे आती ही आती है, लेकिन एक उसका एक एरिया है, उसको किसी भी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करने का अर्थ का भी एक एरिया है. और अगर उसके बियॉन्ड आप कोई चीज़ डालेंगे, फेंकेंगे, तो अगर उस ऑर्बिट को वो क्रॉस कर जाएगा तो ऑब्वियसली वो चीज़ कभी भी लौट कर वापस नहीं आएगी अर्थ के एरिया में, राइट. तो उस चीज़ को हम बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी. तो एस्केप वेलोसिटी एक्चुअली वो वेलोसिटी होती है जिससे आप किसी ऑब्जेक्ट को इतनी ज़ोर से फेंकते हैं, उस स्पीड से फेंकते हैं कि वो चीज़ अर्थ की ऑर्बिट के बाहर चली जाए और दोबारा कभी भी लौट के नहीं आए. ऑलराइट. तो यहाँ पे यही चीज़ पूछा है कि सबसे पहले आपको एस्केप वेलोसिटी का मतलब पता होना चाहिए, देन आपको इसकी वैल्यू भी बतानी है कि किसी ऑब्जेक्ट को आप कितनी तेज़ी से फेंकें कि वो चीज़ कभी लौट कर नहीं आए. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज़ 11 किलोमीटर पर सेकेंड. ऑलराइट, I hope you understand. Then question number 2. Which set of conditions represent the easiest way to liquefy a gas? तो देखिए इसका सबसे इजी एग्जांपल जो है वो है एलपीजी सिलेंडर. एलपीजी सिलेंडर के अंदर आपने देखा है कि वो कितने ज़्यादा कंप्रेस्ड होती है उसके अंदर गैस. देखिए एक्चुअली जो गैस होती है वो बाहर आने पे गैस रहती है, लेकिन उसके अंदर वो लिक्विड फॉर्म में होती है. ऑलराइट. तो इससे आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा प्रेशर होता है उस सिलेंडर में हमेशा. तो जो टेम्परेचर होता है वो बहुत कम रहता है और जो प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है. देखिए इसमें सारे बहुत कन्फ्यूजिंग ऑप्शंस हैं, बट योर करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन नंबर 1, दैट इज़ लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर. ओके. So now moving on with question number 3. The instrument that measures and records the relative humidity of air is. रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेज़र करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं? हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, लैक्टोमीटर या फिर बैरोमीटर. देखिए ऑप्शन से ही बहुत ज़्यादा ऑब्वियस था. हाइड्रो अगर कहीं पे यूज़ हो रहा है तो इट मीन्स कुछ वाटर रिलेटेड थिंग है, राइट. हाइड्रो मीन्स हमेशा वाटर होता है क्योंकि. देन देयर कम्स द लैक्टोमीटर. लैक्टो की बात कभी आएगी तो वो मिल्क से रिलेटेड हो जाएगा. एंड देयर इज़ बैरोमीटर. बैरोमीटर हमेशा प्रेशर को नापने के लिए यूज़ करते हैं. तो ओनली वन ऑप्शन इज़ लेफ्ट, दैट इज़ सेकंड ऑप्शन, हाइग्रोमीटर. ओके. रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेज़र करने के लिए हम हाइग्रोमीटर यूज़ करते हैं. प्लीज़ रिमेंबर दिस. Then question number 4. If the length of a simple pendulum is halved, then its period of oscillation is. देखिए आपने ये एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, T is equals to 2 pi अंडर रूट L by G, राइट. ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है. तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि अगर मान लीजिए सपोज़ आपने जो लेंथ है उसको हाफ़ कर दिया, तो मैं इसी में करके आपको दिखा दे रही हूँ. जैसे सपोज़ यहाँ पे L/2 कर दिया तो क्या हो जाएगा. अब ये जो 1/2 है ये मैं बाहर ले आ रही हूँ इसको यहाँ पे कट करके, क्योंकि 1/√2 है, रूट भी है बाहर, तो यहाँ पे ये √2 हो जाएगा. और ये √2 से √2 यहाँ पे √2 हो जाएगा अगेन. तो यहाँ पे बचेगा ओवरऑल आपके पास T इज इक्वल्स टू √2 पाई √L/G. ओके. तो लेकिन होना क्या चाहिए था, T इज इक्वल्स टू 2 पाई √L/G. तो जाहिर सी बात है कि √2 से ये चीज़ डिक्रीज़ हो चुकी है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डिक्रीज बाय फैक्टर √2. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड. देन क्वेश्चन नंबर 5. मिस्ट इज़ कॉज्ड बाय. जो एयर में मिस्ट फॉर्म हो जाती है वो किसकी वजह से होती है? ड्राई आइस. सबसे पहले तो आपको ड्राई आइस का मतलब भी पता होना चाहिए. व्हाट इज़ ड्राई आइस? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ रिमेंबर. सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ये सॉलिड फॉर्म में जब होता है इसको हम लोग बोलते हैं ये ड्राई आइस है. ओके. देन आइस एट लो टेम्परेचर, वाटर वेपर एट लो टेम्परेचर या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड इन सॉलिड फॉर्म. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाटर वेपर एट लो टेम्परेचर. जब वाटर वेपर लो टेम्परेचर पे होती है तो उसकी वजह से मिस्ट फॉर्म हो जाता है एयर में. देन क्वेश्चन नंबर 6. वाइल कैचिंग अ बॉल अ प्लेयर पुल्स डाउन हिज हैंड्स टू लोअर द. देखिए सबसे पहले जब आपने देखा होगा किसी फील्डर को फील्डिंग करते हुए, तो उस टाइम पे जब बॉल आती है उनके पास तो दे पुल देयर हैंड्स बैक, राइट. तो ऐसा वो क्यों करते हैं? अगर आपने कभी इम्पल्स के बारे में पढ़ा हो, इम्पल्स इज इक्वल टू होता है F/T, यानी फोर्स इनटू टाइम. तो जितना ज़्यादा आप कम टाइम देंगे उतना ज़्यादा आपका फोर्स बढ़ जाएगा. ऑलराइट. तो जैसे सपोज़ बॉल आई, आप देखे होंगे कि उन्होंने बॉल कैच किया और इसके बाद हाथ को पीछे की तरफ
बढ़ा दिया। ओके, तो इससे क्या होता है कि उनका टाइम ऑफ कैचिंग एंड होल्डिंग द बॉल इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से फोर्स कम होता है। अदरवाइज़ ये उनको बहुत ज़्यादा चोट पहुंचा सकता है, फोर्स ज़्यादा रहेगा तो उनको बहुत ज़्यादा हर्ट कर जाएंगे उनके हाथ वगैरह, इस वजह से ऐसा होता है। तो इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स इज इक्वल्स टू होता है चेंज इन मोमेंटम। तो यहाँ पे इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मोमेंटम को कम करने के लिए ऐसा करा जाता है। ऑलराइट, then question number 7, a particle dropped from the top of a tower uniformly falls on ground at a distance which is equal to the height of the tower. Which of the following paths will be transversed? तो देखिए सपोज ये है आपका हाइट ऑफ द टावर, ओके, और ये कोई डिस्टेंस है, और यहाँ पे बोल रहे हैं कि h जो यहाँ पे डिस्टेंस है सेम यहाँ पे भी वही डिस्टेंस है। ओके, तो जो चीज़ यहाँ पे थ्रो करी जाएगी वो कौन से पाथ फॉलो करेगी? ऑब्वियसली ये क्या फॉलो करेगा? पैराबोला। ऑलराइट, तो इससे ये क्लियर हो गया कि यहाँ पे सर्कल नहीं बनेगा, ग्रेट सर्कल नहीं बनेगा, हाइपर पैराबोला नहीं बनेगा, इट्स पैराबोला। Then question number 8, when a bottle of scent is kept open in a corner of a room, its odor is felt in all parts of the room. This is due to, देखिए जब आप सेंट की बॉटल खोलते हैं कहीं पे भी किसी भी कोने में खोलते हैं रूम में, तो वो पूरे रूम में उसकी महक आने लगती है कुछ देर के बाद। व्हाट इज़ दिस प्रोसेस कॉल्ड? ये फेनामेना क्या कहलाता है? इज़ दिस एवोपरेशन? एवोपरेशन आपको पता है क्या होता है, जब कोई चीज़ लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होती है तो दैट इज़ कॉल्ड एवोपरेशन। वेपराइजेशन भी नहीं है। एंड सब्लिमेशन क्या होता है? सब्लिमेशन व्हेन सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट्स इनटू vapor form without passing through the liquid form. Okay, that is known as sublimation. For example, there is mortine, camphor, कपूर, ये सब चीज़ें सब्लिमेशन के अंडर आती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर एक्चुअली है डिफ्यूज़न। इस प्रोसेस को, इस फेनामेना को हम डिफ्यूज़न बोलते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 9, क्लियर नाइट्स आर कोल्डर देन क्लाउडी नाइट्स बिकॉज ऑफ। देखिए क्लियर नाइट्स जो होती हैं, यानी कि जब आपको बादल नहीं दिखाई देते हैं, वो जो रातें होती हैं वो ज़्यादा ठंडी होती हैं देन क्लाउडी नाइट्स। वाई? बिकॉज ऑफ कंडक्शन, कंडेंसेशन, रेडिएशन या फिर इंसोलेशन। तो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज़ बिकॉज ऑफ रेडिएशन। देखिए रेडिएशन क्या होता है? रेडिएशन जब आपके जो इन्वायरमेंट आपका होगा, एटमॉस्फेयर होगा, उसमें जब कोई चीज़ रेडिएट बैक हो जाएगी तो उसको बोलते हैं रेडिएशन। ओके, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन में आई होप यू नो दैट इज डिफरेंस वेरी क्लियरली। ओके, then question number 10, if the velocity time graph of a particle is represented by y is equal to mt plus c, then the particle is moving with, देखिए y is equals to mx plus c, ये हमेशा क्या होता है? ये चीज़ होती है, राइट? अगर यहाँ से सपोज़ अगर c इज इक्वल टू 0 है तो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, है ना? अगर यहाँ से मान लीजिए सपोज़ यहाँ पे c की कोई वैल्यू है तो ये चीज़ ऐसी हो जाएगी, राइट? तो लेकिन ये चीज़ कंफर्म है कि जो ये होगा, ये स्ट्रेट लाइन हमेशा बनेगी, राइट? तो जब ये अगर स्ट्रेट लाइन है, मतलब जो ऑब्जेक्ट है आपका वो सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन वहाँ पे बिल्कुल है ही नहीं, ज़ीरो है एक्सेलरेशन। तो इसलिए इसका मतलब यहाँ पे हो गया कि वो कैसे मूव कर रहा है? विथ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। मूविंग ऑन, question number 11, a passenger standing in a bus is thrown outwards when the bus takes a sudden turn. This happens due to, ये तो आपने क्लास 9th में ही पढ़ा होगा कि ऐसा क्यों होता है। जब भी आप कभी बस में जा रहे होंगे तो ये चीज़ आपने फील करी होगी, ऐसा होता है। तो ये क्यों होता है? ड्यू टू इनर्शिया। और यहाँ पे आपके लिए अच्छा ये था कि यहाँ पे और कोई ऑप्शन नहीं दिया था, क्योंकि जैसे 3 तरह के इनर्शिया होते हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो अगर वो चीज़ें यहाँ पे दी होती तो आपके लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि ऑप्शंस ये हैं, आउटवर्ड पुल ऑन हिम, इनर्शिया ऑफ मोशन, देन चेंज इन मोमेंटम, एक्सेलरेशन की कोई बात ही नहीं है। तो क्लियर कट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज़ इनर्शिया ऑफ मोशन। Then question number 12, when pressure is increased, the melting point of ice is. तो आप यहाँ से एक रिलेशन याद रखिएगा कि जो प्रेशर होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मेल्टिंग पॉइंट के, राइट? तो अगर यहाँ पे क्लियरली बोल रहे हैं व्हेन प्रेशर बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा, आंख बंद करके डिक्रीजेस पे आप टिक कर सकते थे। देन क्वेश्चन नंबर 13, वेयर आर मेसॉन्स फाउंड? देखिए मेसॉन्स एक सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं और ये रेडियो एक्टिव डिके की वजह से नहीं होते हैं, लेकिन मतलब उससे रिलेटेड ही है, लेकिन रेडियो एक्टिव डिके की वजह से एक्चुअली नहीं होते हैं। तो मेसॉन्स कहाँ फाउंड होते हैं? ये होते हैं एक्चुअली कॉस्मिक रेज में। ये क्वेश्चन आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप याद रखिएगा, मतलब मेसॉन्स इज इक्वल टू कॉस्मिक रेज। ओके, देन देयर इज क्वेश्चन नंबर 14, द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इज नोन एज। देखिए अभी तक हम लोग स्टेट ऑफ मैटर 3 टाइप्स के जानते थे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, लेकिन अभी रिसेंटली डिस्कवर किया है फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर एंड दैट इज नोन एज प्लाज्मा। ऑलराइट, देन क्वेश्चन नंबर 15, नॉट इज अ मेजर ऑफ। व्हाट इज नॉट? द स्पीड ऑफ शिप, द कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल पार्टिकल, सोलर रेडिएशन और या फिर इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक शॉक।
तो नॉट, देखिए एक्चुअली नॉट किस चीज़ को मेज़र करते हैं हम नॉट से? स्पीड ऑफ शिप को। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी था, अगर आप नहीं जानते हैं तो आप ऑब्वियसली नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप अभी से याद रख लीजिए कि जो स्पीड ऑफ शिप होती है वो हम लोग कैसे मेज़र करते हैं? नॉट से मेज़र करते हैं। ऑलराइट, देन क्वेश्चन नंबर 16, which of the following pairs of physical quantities have the same dimensions? फोर्स एंड पावर, वर्क एंड पावर, वर्क एंड एनर्जी, मोमेंटम एंड पावर। तो देखिए अगर आप ये क्वेश्चन आप तभी कर सकते हैं जब आपको सबका फॉर्मूला पता हो या फिर आपको एटलीस्ट यूनिट पता होनी चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसे हम लोग को पता है कि फोर्स क्या होता है? न्यूटन होता है, एंड पावर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो ऑब्वियसली इन दोनों की यूनिट सेम हो ही नहीं सकती है, क्योंकि फोर्स की न्यूटन हो गई और पावर की जो पावर का जो फॉर्मूला होता है वो फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया। तो इन दोनों की डायमेंशन सेम हो ही नहीं सकती, राइट। देन देयर इज़ वर्क, वर्क की जो यूनिट होती है वो जूल होती है, एंड पावर की क्या होती है? वाट होती है, राइट। तो ये दोनों भी सेम नहीं है। देन थर्ड ऑप्शन है वर्क एंड एनर्जी, वर्क की यूनिट जूल होती है, एनर्जी की भी जूल होती है। तो ये करेक्ट आंसर हो गया आपका। अदरवाइज आप मोमेंटम एंड पावर का भी इसी तरह चेक कर सकते हैं। मोमेंटम P = mv होता है, kg मीटर पर सेकेंड, और पावर की तो वाट ही होती है। तो ऑब्वियसली क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 17, द इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज कॉल्ड। देखिए आपको मैं एक बात बता देती हूँ, अगर आपको अर्थक्वेक से रिलेटेड कहीं कोई क्वेश्चन आया है तो आप हमेशा ऑप्शंस में सीस्मिक टाइप का कुछ ढूंढने की कोशिश करिएगा, क्योंकि जो सीस्मिक वेव्स होती हैं उनकी वजह से ये अर्थक्वेक आता है। और जो इसको जिस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हम लोग इसकी इंटेंसिटी मेजर करते हैं दैट इज़ नोन एज ऑप्शन नंबर 4, दैट इज़ सीस्मोग्राफ। ओके, तो अगर क्वेश्चन में आपको कहीं भी अर्थक्वेक से रिलेटेड कोई बात दिख रही है तो ट्राई टू फाइंड इन द ऑप्शंस कि कहीं पे सीस्मिक टाइप का कोई ऑप्शन तो नहीं है, दैट इज दैट, क्योंकि दैट विल बी द राइट आंसर। ओके, तो ऑप्शन नंबर 4 हियर इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 18, पिक्नोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द। पिक्नोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इससे हम लोग क्या मेजर करते हैं? डेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ सोलर रेडिएशन, इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, या फिर हाई टेम्परेचर। तो करेक्ट आंसर इज डेंसिटी। डेंसिटी को मेजर करने के लिए हम पिक्नोमीटर का यूज़ करते हैं। देखिए अभी जितने मैंने क्वेश्चंस कराए हैं 18th क्वेश्चन ओनली, अभी आपने देखा होगा कि कितने सारे इंस्ट्रूमेंट के क्वेश्चन थे। दैट्स वाई जब हम लोग फिज़िक्स का एक हम लोग अभी कुछ दिन पहले आई थिंक 1 वीक अगो फिज़िक्स का एक मैंने प्लान बनाया था कि हम लोग कैसे कैसे उसमें प्रोसीड करेंगे। तो वहाँ पे मैंने लास्ट में 3-4 चैप्टर अलग से ऐड किए थे जिसमें ये सारी लिस्ट थी। एक में था शायद लिस्ट ऑफ इन्वेंशन एंड डिस्कवरी था, एंड एक में था लिस्ट ऑफ इसी तरह की इंस्ट्रूमेंट्स वाली लिस्ट थी, और 2-3 चीज़ें ऐसी थी। तो आप देख सकते हैं अगर ये सारी चीज़ें आप एक जगह समराइज़ करके मैं आपको दे रही हूँ और अगर आप याद कर ले रहे हैं तो कितना आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है ये, क्योंकि अभी सिर्फ 18 क्वेश्चन में ही हम लोग ने 3 क्वेश्चन इंस्ट्रूमेंट बेस पे किए हैं। और ट्रस्ट में गाइस बहुत पूछा जाता है, इंस्ट्रूमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। और क्या करना है, ज़्यादा नहीं है, बस 20 या 25 है, बस वो आपको एक बार याद करने हैं अच्छे से। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 19, हु डिफाइन द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। वेरी इजी क्वेश्चन, आई डोंट थिंक कि मुझे इसमें बताने की भी ज़रूरत है आपको। न्यूटन, आर्किमिडीज, गैलीलियो, या फिर फैराडे। तो आपको यहाँ से पता होगा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं 9th क्लास से न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो ऑब्वियसली फर्स्ट ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। और देखिए ये चीज़ भी मैंने वहाँ पे ऐड की थी कि हम लोग एक था कुछ मतलब चैप्टर नंबर 15 में था आई गेस, वहाँ पे हम लोग ये देखने वाले थे कि जो इस टाइप का है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या फिर जैसे प्रिंसिपल बायोंड फोर्स वाला प्रिंसिपल, ये सब किसने दिया था, वहाँ पे हम लोग एक मैंने उसकी भी लिस्ट प्रिपेयर की हुई है, तो वो चीज़ हम लोग वहाँ पे भी देखेंगे। ऑलराइट, तो ये सारी चीज़ें तो ये सारे क्वेश्चंस तो आपके उसी सीरीज़ में से ही आ जाएंगे। तो मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 20, द सेंसेशन ऑफ वेटलेसनेस इन ए स्पेस क्राफ्ट इन एन ऑर्बिट इज़ ड्यू टू। यानी जब कोई स्पेस में जाता है तो उसको वेटलेसनेस क्यों फील होता है? वाई? Absence of gravity outside, acceleration in the orbit which is equal to the acceleration due to gravity outside, presence of gravity outside but not inside the spacecraft, या फिर fact that the spacecraft in the orbit has no energy। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि जो एक्सेलरेशन होता है ऑर्बिट में वो किसके बराबर होता है? जो अंदर की ग्रेविटी है उसके बराबर हो जाता है। जब दोनों साइड से इक्वल फोर्स लग रहा है तो इस वजह से वो पर्सन को वेटलेसनेस फील होती है, उसको लगता है उसका वेट ही नहीं है, क्योंकि दोनों साइड से वो चीज़ न्यूट्रलाइज हो जाती है। ऑलराइट, देन क्वेश्चन नंबर 21, थर्म इज़ द यूनिट ऑफ। अगर आपको थर्म टेम्परेचर तुरंत आप मतलब रिलेट ही कर लेंगे कि थर्म इज़ रिलेटेड टू हीट एंड टेम्परेचर, समथिंग लाइक दैट, राइट। तो ऑप्शन हैं पावर, हीट, लाइट, या फिर डिस्टेंस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज़ हीट। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 22, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गिव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ। अभी पढ़ा था पीछे
कि जो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो किससे रिलेट करता है, आपका इनर्शिया से, राइट। तो ऑप्शंस भी थे देखिए, एनर्जी, वर्क, मोमेंटम एंड इनर्शिया, तो राइट ऑप्शन आपका इनर्शिया हो जाएगा। अभी हम लोग ने पीछे किया था, राइट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट वाली बात जहाँ पे मैंने आपको बताई थी, तो वहाँ पे भी मैंने आपको ये बताया था कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो न्यूटन का है वो इनर्शिया से ही आता है। देन क्वेश्चन नंबर 23, वी ऑलवेज सी द सेम फेस ऑफ मून बिकॉज। देखिए ये बात अभी तक मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग को पता भी नहीं होगी कि जो हम लोग चांद देखते हैं उसका हमेशा हम लोग एक ही साइड देख पाते हैं। वो जो आप देख रहे हैं चांद बचपन से, उसका आप लोग ज़िंदगी से एक ही साइड देख रहे हैं, राइट। वो क्योंकि रिवॉल्व नहीं करता। ऐसा ऐसा क्यों होता है, इसका रीज़न आपको बताना है। तो ऑप्शन हैं, इट इज़ स्मॉलर दैन द अर्थ, क्या ये रीज़न है इसका, या फिर इट रिवॉल्व्स ऑन इट्स एक्सिस इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ अर्थ। देखिए अगर वो रिवॉल्व करता अपनी एक्सिस में अपोजिट दैट ऑफ अर्थ, मतलब जैसे हम रोटेट कर रहे हैं वैसे उसके अपोजिट अगर चांद रोटेट कर रहा होता तो ऑब्वियसली हम लोग उसके सारे ही साइड देख पाते तब। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं है। फिर थर्ड ऑप्शन है, इट टेक्स इक्वल टाइम फॉर रिवोल्यूशन अराउंड द अर्थ एंड रोटेशन ऑन इट्स ओन एक्सिस। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। सपोज मैं जा रही हूँ और आप जा रहे हैं स्ट्रेट लाइन में, और आप बिल्कुल रोटेट नहीं कर रहे हैं, हमेशा आपकी और मेरी स्पीड सेम ही है, तो ऑब्वियसली मैं आपका हमेशा एक ही फेस देख पाऊँगी, राइट। आप जब आगे नहीं जाएंगे, पीछे नहीं जाएंगे, तो मैं आपका फ्रंट बैक भी नहीं देख पाऊँगी, सिर्फ आपका राइट या लेफ़्ट जो भी साइड मेरे बगल में होगा मैं हमेशा वही फेस देख पाऊँगी आपका। तो इस वजह से जो उसका रिवोल्यूशन का टाइम है अराउंड द अर्थ और जो उसकी रोटेशन है वो दोनों हमारे टाइम के एकदम बराबर है। इस वजह से यही रीज़न है कि हम लोग मून का सिर्फ एक ही फेस देखते हैं। दिस इज़ द राइट आंसर, ओके। देन क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेज़र ह्यूमिडिटी। अगेन फिर से देखिए इंस्ट्रूमेंट का क्वेश्चन है। वहाँ पे जब ह्यूमिडिटी की बात आई थी तो वहाँ पे आंसर था हाइग्रोमीटर। अब यहाँ पे ऑप्शंस, लेकिन हाइग्रोमीटर है ही नहीं ऑप्शंस में, तो क्या क्या है ऑप्शन में, काटा थर्मोमीटर, अनेमोमीटर, स्लिंग सिक्रोमीटर या फिर क्लिनिकल थर्मामीटर। तो इसका करेक्ट आंसर है स्लिंग सिक्रोमीटर। स्लिंग सिक्रोमीटर से हम लोग ह्यूमिडिटी मेज़र करते हैं। तो अब आप ये याद रखिएगा कि ह्यूमिडिटी से हम लोग दो चीज़ें मेज़र करते हैं। ह्यूमिडिटी हम लोग दो चीज़ों से मेज़र कर सकते हैं। सबसे पहले तो हाइग्रोमीटर था उधर, और यहाँ पे स्लिंग सिक्रोमीटर, दोनों चीज़ें आप याद रखिएगा। सो कमिंग टू लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट इलास्टिक। देखिए ये क्वेश्चन पढ़ते ही आधे लोग तुरंत रबर टिक कर देंगे। ऑप्शंस में देखिए दिया भी है, रबर, वेट क्ले, स्टील या फिर प्लास्टिक। तो तुरंत आंख बंद करके सब लोग यही सोचेंगे कि रबर सबसे ज़्यादा इलास्टिक होता है, जितना खींचो उतना ही खींचता चला जाता है, तो मतलब यही करेक्ट आंसर लग रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, जो आपको लग रहा है वो हमेशा सही नहीं होता है। एक्चुअली इसका करेक्ट आंसर है स्टील, ऑप्शन नंबर 3। स्टील को सबसे ज़्यादा इलास्टिक माना गया है, और वो होता भी है क्योंकि वो तुरंत बहुत जल्दी, आपने देखा होगा, डिफॉर्म भी हो जाता है। तो उसके क्या रीज़न है क्या नहीं, आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। ऑब्वियसली आप केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं अभी, बस ये याद रखिए कि मोस्ट इलास्टिक थिंग होती है स्टील, ओके। एक्चुअली ये क्वेश्चन मुझे इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट लगा क्योंकि जब मैंने क्वेश्चन पहली बार देखा था तो मैंने भी रबर ही टिक किया था। एक्चुअली मुझे लगा था कि शायद इसका आंसर रबर ही है, बट रबर नहीं है। प्लीज़ रिमेंबर दिस, स्टील है इसका करेक्ट आंसर। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। एंड जैसे आज हम लोग ने किया है डे 2, आई होप यू आर लाइकिंग दिस सीरीज़। अगर आप ये क्रैश कोर्स करते हैं तो आपको एसएससी एग्ज़ाम्स में, जितने भी एसएससी के एग्ज़ाम है उसमें आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। एंड इसके अलावा देखिए आज डे 2 है, डे 2 के साथ ही हम लोग ने कल 30 क्वेश्चन किए थे और आज 25 क्वेश्चन किए हैं, तो 55 क्वेश्चन हम लोग ने कंप्लीट कर लिए हैं। सो टुमारो विल बी डे 3 और कल है ज्योग्राफी का दिन, तो कल अगेन हम लोग 25 क्वेश्चन ज्योग्राफी के प्रैक्टिस करेंगे और इसी तरह ये सीरीज़ कंटिन्यू करेंगे, ओके। जब एक बार आप देखेंगे, जब डे 50 या फिर डे 70 तक हम लोग पहुंच जाएंगे ना, देन यू विल सी लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन योर सेल्फ। आप खुद देखेंगे कि आपके अंदर कितना ज़्यादा इंप्रूवमेंट आ रहा है। आपके मॉक टेस्ट में नंबर इंप्रूव होने लगेंगे। जो आपका एक जीए का डर बैठा हुआ है, पहली बात तो वो दूर हो जाएगा, और दूसरी चीज़, जो हम लोग छोटे छोटे नंबर छोड़ के चले जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी हम लोग की दूर हो जाएंगी। ऑलराइट, सो विद दिस टुडे आई एम वाइंडिंग अप दिस सेशन। एंड इसके अलावा अगर आपको कोई मुझसे हेल्प चाहिए तो यू कैन ऑलवेज आस्क इन द कमेंट सेक्शन बिलो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।